Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Consumer Surplus. यानी कि आज के लेक्चर में हम Consumer Surplus के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. क्या कॉन्सेप्ट होता है Consumer Surplus का? जब हम Consumer Surplus के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ड्राइव किया गया है. क्या कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? इसका कहना है कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की नंबर ऑफ यूनिट्स को परचेज करते चले जाते हैं, पहले 1 यूनिट परचेज करी, फिर 2 यूनिट परचेज करी, फिर 3 यूनिट परचेज करी, फिर 4 यूनिट परचेज करी, तो जैसे जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के रेफरेंस में उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स को लगातार इंक्रीजिंग वे में परचेज करते चले जाते हैं, तो जो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा रिड्यूस होगी. यानी कि जो पहली यूनिट होगी उसकी मार्जिनलिटी मैक्सिमम होगी, सेकंड की फर्स्ट से कम होगी, थर्ड की सेकंड से कम होगी, फोर्थ की थर्ड से कम होगी. इस तरह से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार रिड्यूस होती चली जाती है. ये हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में. अब जब हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करते हैं तो उसका प्राइस क्या होता है? उसका प्राइस तो फिक्स होता है. जितनी भी यूनिट्स हम किसी भी गुड की परचेज करते हैं हर यूनिट का प्राइस फिक्स्ड है, और फिक्स्ड होने की वजह से अब पहले केस में माइनॉरिटी क्या थी? ज़्यादा थी है ना. दूसरे केस में माइनॉरिटी कम हो गई, तीसरे केस में माइनॉरिटी और कम हो गई. तो हमें क्या मिलती है? हमें एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है. जो प्राइस हम पे कर रहे हैं, हम ज़्यादा पे करने के माइनॉरिटी ज़्यादा है, इसका मतलब हम उस कमोडिटी के ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी है, और एक्चुअल में प्राइस हम पे कर रहे हैं कम. तो जो डिफरेंस आया यूटिलिटी का वो एक्स्ट्रा यूटिलिटी हो गई. तो इस एक्स्ट्रा यूटिलिटी को हम कंज्यूमर के सरप्लस के नाम से जानते हैं. टॉपिक क्लियर हो गया? ठीक है. कंज्यूमर सरप्लस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ड्राइव किया गया है, क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स को परचेज करते चले जाते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी लगातार कम होती चली जाती है. पहली यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होगी, नेक्स्ट की कम होगी, नेक्स्ट की और कम होगी, लेकिन जो प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं उसके प्राइस फिक्स होते हैं. यानी कि एक्चुअल में हम जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो फिक्स होती है. तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है उसका मतलब ये हुआ कि आप ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी थे, लेकिन आप प्राइस पे कर रहे हो कम. तो इसका जो डिफरेंस आया, एक्चुअल यूटिलिटी जो आपको मिल रही है और जो आपके लिए एक्सपेक्टेड थी, एक्सपेक्टेड ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन आपने उसके लिए पे कम किया. यानी कि ज़्यादा पे करने के लिए रेडी थे लेकिन आप कम पे कर रहे हो, तो जो उसका डिफरेंस हुआ वो आपकी एक्स्ट्रा यूटिलिटी कहलाएगी. तो जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी कंज्यूमर को मिल रही है वो उसके सरप्लस के नाम से जानी जाती है. दिस एक्स्ट्रा यूटिलिटी इज नोन एज द कंज्यूमर सरप्लस. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी हमें ना. अगर मार्शल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उन्होंने एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया इसके. क्या है डेफिनेशन? कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट दैट consumers are willing and able to pay for a good or service and the total amount that they actually do pay. It means market price. तो उन्होंने कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन किया है जब कंज्यूमर किसी गुड को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए वो जितनी अमाउंट पे करने के लिए रेडी है. द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू पे फॉर अ गुड और सर्विस, और जितनी अमाउंट इनके द्वारा एक्चुअल में पे की जाती है, यानी कि जो मार्केट प्राइस है. अगर इन दोनों का डिफरेंस हम काउंट करें तो इस डिफरेंस को कंज्यूमर सरप्लस का नाम दिया जाता है. यानी कि अगर मैथमेटिकल वे में इसको हम रिप्रेजेंट करें तो कंज्यूमर सरप्लस का एक फॉर्मूला निकल कर आता है, द प्राइस अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस द प्राइस ही एक्चुअली पेज. क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप किसी कमोडिटी की फर्स्ट यूनिट को परचेज करते हो तो उसके लिए आप ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए रेडी होते हो, लेकिन एक्चुअल में उसकी अमाउंट क्या होती है? या तो उसके बराबर होगी या फिर उससे कमी होगी. तो ज़्यादातर कमी होगी, और जो अमाउंट आप पे करना चाह रहे हो, जो अमाउंट आपने एक्चुअल में पे की, यानी कि जो आपने मार्केट प्राइस पे की है उस कमोडिटी के, उसका डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा. मान लीजिए कि कंज्यूमर एक वॉच को परचेज करना चाहता है और उसके लिए वो ₹250 पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट परचेज करनी है उसे, और ₹250 पे करने के लिए वो रेडी है. बोले ₹250 की वॉच आएगी, वो मैं परचेज कर लूँगा. लेकिन जब मार्केट में गया, एक्चुअल में उसने जब वॉच को परचेज किया तो उसने
जो माइंड में उसके फीचर्स थे उन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए जो उसने वॉच परचेज करी वो उसे केवल 200 रुपये की पड़ी। उसके लिए उसने ₹200 पे किए, तो पे करने के लिए रेडी था 250, एक्चुअल में पे किए 200, तो सरप्लस कितना हो गया यहाँ पर इसका 250 माइनस 200, क्योंकि एक्चुअल में पे कर रहा है वो 200 और रेडी है पे करने के लिए 250, तो 250 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू ₹50। ये क्या हो गया इसका, दैट इज द सरप्लस ऑफ द कंज्यूमर। So this is the concept of the consumer surplus. Now we will discuss the concept of consumer surplus graphically. ग्राफिकल वे में हम कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है जहाँ मैंने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर प्राइस को पुट किया है, ठीक है। और इसके बेसिस पर मैंने डिमांड कर्व BC, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर BC डिमांड कर्व, तो इस BC डिमांड कर्व को मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। ये डाउनवर्ड स्लोप होगा, जैसा कि आपने स्टडी कर रखा है पहले से कि जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है, इसी वजह से। नाउ कंज्यूमर इज परचेजिंग OQ क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सपोज करिए कि जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट की OQ क्वांटिटी को परचेज करना चाहता है, तो इस OQ क्वांटिटी को परचेज करने के लिए कंज्यूमर OB प्राइस पे करने के लिए रेडी था, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है फिगर के अंदर जो डिमांड कर्व है वो वाई एक्सेस को B पॉइंट पर टच कर रहा है, जो ये आपको डिफाइन करता है कि OQ क्वांटिटी को परचेज करने के लिए कंज्यूमर OB प्राइस पे करने के लिए रेडी था। तो जो टोटल अमाउंट पे की जाती है इसकी तरफ से वो पे की जाती है OQ इंटू OB, क्योंकि OB प्राइस पर यूनिट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये एरिया आ जाएगा आपका OBCQ, यानी कि कुल मिला के OBCQ ये वो अमाउंट थी जो कंज्यूमर के द्वारा पे की जानी थी, जो कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी था। द कंज्यूमर वॉज विलिंग एंड एबल टू पे, वो अमाउंट कितनी है, दैट इज इक्वल टू OBCQ। क्लियर हो गया यहाँ पर है ना। लेकिन एक्चुअल में जब उसने परचेजिंग करी प्रोडक्ट की तो डिमांड जो OQ के करस्पॉन्डिंग हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है उसने डिमांड कर्व को C पॉइंट पर टच किया, इसके करस्पॉन्डिंग हमने A पॉइंट को अचीव किया। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर ने एक्चुअल में पे किए वो OA प्राइस पे की, OB रेडी था पे करने के लिए लेकिन एक्चुअल में OA प्राइस पे किए, तो OA इंटू OQ यानी कि एक्चुअल में पे किया उसने अमाउंट OQCA। दिख रहा है आपको यहाँ पर है ना। एक्चुअल में जो कंज्यूमर है वो पे कर रहा है OQCA के बराबर और रेडी था कितना पे करने के लिए, OQCB के बराबर। डिफरेंस निकालिए इसका डिफरेंस किस बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू जो ट्रायंगुलर एरिया आपको दिखाई दे रहा है ABC, ये कंज्यूमर के सरप्लस को डिफाइन करेगा क्योंकि ये दोनों के डिफरेंस को डिफाइन करता है। अगर मैं OBCQ एरिया में से OACQ एरिया को माइनस करूंगा देन आई विल गेट द एरिया BAC और ABC। तो जो एरिया ABC है इट इज रिप्रेजेंटिंग द सरप्लस ऑफ द कंज्यूमर। पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस डायग्राम के हेल्प से कंज्यूमर के सरप्लस को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके द्वारा परचेज किए जाने वाले प्रोडक्ट के प्राइस के इक्वल होगी। जितना प्रोडक्ट का प्राइस होगा, जब कंज्यूमर के द्वारा गेन की जाने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उस प्रोडक्ट के प्राइस के इक्वल हो जाएगी, तब हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, ठीक है। इसका मतलब जो कंज्यूमर है वो उतनी नंबर ऑफ यूनिट्स को परचेज करेगा जहां तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती है, उससे ज्यादा यूनिट्स को परचेज नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है जहां प्राइस ज्यादा है और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है, तो उस केस में वहां उस यूनिट को वो परचेज नहीं करेगा, क्योंकि जो प्राइस है वो जितनी भी यूनिट्स हम परचेज कर रहे हैं उनके लिए फिक्स होती है। तो इसी वजह से कंज्यूमर सरप्लस को गेन करता है, जैसे जैसे वो नंबर ऑफ यूनिट्स को परचेज करता है, जो सरप्लस है उसका पहली यूनिट के लिए ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, और धीरे धीरे उसका सरप्लस कम होता चला जाएगा जैसे वो नंबर ऑफ यूनिट्स को परचेज करता चला जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है उसको डिफरेंस की वजह से वो उसके सरप्लस के नाम से जानी जाती है। लेकिन ये अपनी परचेजिंग वहां स्टॉप कर देगा जहां प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
इसको हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता है। एज यू आर लुकिंग हियर कि मैंने टेबल में 4 कॉलम्स को रिप्रेजेंट किया है। पहले कॉलम में नंबर ऑफ यूनिट्स को, दूसरे कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी को, तीसरे कॉलम में प्राइस को और चौथे कॉलम में कंज्यूमर सरप्लस को डिटरमाइन किया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स, मान लिया कंज्यूमर पहली यूनिट परचेज करता है, फिर 2 यूनिट परचेज करता है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब इसकी मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो ये मार्जिनल यूटिलिटी लगातार कम होती चली जाएगी इसकी ना। पहली यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी इसकी 30 थी, सेकेंड यूनिट के लिए 28, थर्ड यूनिट के लिए 26, फोर्थ के लिए 24, 5 के लिए 22, 6 के लिए 20, 7 के लिए 18 और 8th यूनिट के लिए 16 की मार्जिनल यूटिलिटी थी। अब हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो जो प्राइस है, मान लिया कि जिस कमोडिटी को ये परचेज कर रहा है उसका प्राइस है ₹20 पर यूनिट। ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं है। चाहे वो 1 यूनिट परचेज करे, चाहे 2 यूनिट परचेज करे, चाहे 3 यूनिट परचेज करे, प्राइस को हम फिक्स मानते हैं जब हम कंज्यूमर सरप्लस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये ₹20 पर यूनिट है 8 यूनिट तक। अब हमें अगर कंज्यूमर सरप्लस डिटरमाइन करना है तो मार्जिनल यूटिलिटी में से प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी उस अमाउंट को शो करता है जो कंज्यूमर पे करने के लिए एबल था और विलिंग था। 30 - 20 10 हो गया फर्स्ट यूनिट के लिए, सेकंड यूनिट के लिए 28 - 20 8 हो गया, थर्ड यूनिट के लिए 26 - 20 6 का सरप्लस हो गया इसका, फोर्थ यूनिट के लिए 24 - 20 यानी कि 4 का सरप्लस हो गया, फिफ्थ यूनिट के लिए 22 - 20 यानी कि 2 का सरप्लस हो गया, सिक्स यूनिट के लिए 20 - 20 0, 8 के लिए 18 - 20 -2, 8th यूनिट के लिए 16 - 20 यानी कि -4। तो यहाँ पर आप कंज्यूमर सरप्लस कह रहे हो लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा है इसका। फर्स्ट यूनिट के लिए मैक्सिमम सरप्लस है इसका, सेकंड यूनिट के लिए कम हो गया, थर्ड के लिए और कम, फोर्थ के लिए और कम, और एक पोजीशन ऐसी भी आती है जहां पर इसका सरप्लस 0 हो जाता है। 0 कब हुआ, जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो गई, क्योंकि 6th यूनिट पर जो कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसके प्राइस के इक्वल हो जाती है। तो ये इसके इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जाएगा। अब कंज्यूमर इससे ज्यादा परचेज नहीं करेगा क्योंकि उसका सरप्लस किसमें चला गया, नेगेटिव में। अब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम रह गई और प्राइसेस है ज़्यादा, तो यहाँ से वो परचेजिंग को फॉलो नहीं करेगा। केवल और केवल 6 यूनिट तक वो गुड्स को परचेज करेगा, इससे ज़्यादा वो गुड्स को परचेज नहीं करेगा प्रैक्टिकली। अब हम देखते हैं यहाँ पर 6 यूनिट तक कंज्यूमर का टोटल सरप्लस कितना अर्न किया उसने। फर्स्ट यूनिट का सरप्लस 10, सेकेंड का 8, थर्ड का 6, फोर्थ का 4, 5 का 2 और 6 यूनिट का 0 सरप्लस। इन सबको ऐड कर दिया तो 6 यूनिट तक जो टोटल कंज्यूमर सरप्लस है दैट इज इक्वल टू 30। इसका मतलब कंज्यूमर 6th यूनिट तक अपनी परचेजिंग करेगा और 30 रुपीज़ का टोटल सरप्लस एंजॉय करेगा, और उसके बाद वो अपनी परचेजिंग को स्टॉप करेगा, इससे ज़्यादा की वो परचेजिंग नहीं करेगा। सो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन प्रैक्टिकली कि कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को परचेज करेगा। जैसा कि एग्जांपल में क्लियर है, यहाँ 6 यूनिट्स को परचेज करेगा और टोटल 30 यूनिट्स या 30 रुपीज़ या 30 यूटिल्स का सरप्लस एंजॉय करेगा। क्लियर? थैंक यू।